नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, पढ़ाई तखाएगी वक्त आजमाएगा, लेकिन एक दिन वही मेहनत हमें सबसे अलग बनाएगी। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक तथा रूसो के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास 7वीं क्लास है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। यह राज्य में कानून की श्रेष्ठता है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यह राज्य में कानून की श्रेष्ठता है, यह रूसो की सामान्य इच्छा से संबंध नहीं रखता है। रूसो की सामान्य इच्छा है, उसकी विशेषताएं, यह सदैव जनहित में होती है। रूसो की सामान्य इच्छा जनहित में होती है। रूसो की सामान्य इच्छा स्थायी इच्छा होती है। रूसो की सामान्य इच्छा राज्य में कानून की श्रेष्ठता होती है। राज्य में कानून की श्रेष्ठता होती है। रूसो की सामान्य इच्छा सदैव सही होती है, और रूसो की सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है। सॉरी दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा है वो राज्य में कानून की श्रेष्ठता होती है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सदैव सही होती है, लेकिन यह सबकी इच्छा नहीं होती है। रूसो की सामान्य इच्छा है वो सबकी इच्छा नहीं होती है, यह यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है। यह यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है। अतः आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रूसो की सामान्य इच्छा है उसमें यह सबकी इच्छा है, यह शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियातन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? रूसो का, बार्कर का, वेपर का, वाहन का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाहन का। वाहन ने रूसो के संप्रभु को हॉब्स का लेवियाथन बताया है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन हॉब्स वाहन का है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है? पर्शियन लेटर 1721, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर 2 निबंध प्रबंध 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पर्शियन लेटर 1721 रूसो की रचनाओं में शामिल नहीं है। रूसो की रचनाएं हैं सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 में लिखी गई थी, शासन पर 2 प्रबंध 1690 में लिखी थी, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692 में लिखी थी। लेकिन पर्शियन लेटर है वो जॉन लॉक की रचना नहीं है। पर्शियन लेटर है वो मोंटेस्क्यू की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? मोंटेस्क्यू की। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? द ईमेल 1762, नावले हेलोइज 1761, द सोशल कॉन्टेक्स्ट 1762, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनएक्टिव इन
इक्वेलिटी 1755। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी थी। रूसो की द ईमेल पुस्तक है शिक्षा पर ली गई सबसे बेहतरीन पुस्तक है। रूसो ने नावेल हेलोइज 1761 में लिखी थी। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वेलिटी 1755 में लिखी थी। लेकिन सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया है। थॉमस हॉब्स विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल करता है। थॉमस हॉब्स व्यक्ति अधिकारों का उल्लेख करते हुए अपने सामाजिक समझौते में अवश्य करता है कि किंतु लेवियाथन को अत्यधिक अधिकार प्रदान कर देता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। आपका अगला सवाल, किसने यह विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? टॉबनी, सेवाइन, मैक्स फर्गसन, एशक्राफ्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एशक्राफ्ट। एशक्राफ्ट ने संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। रिचर्ड एशक्राफ्ट एक अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी थे। इसने अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक्स टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट 1986 में लिखी थी, जिस पर विचार दिया था कि संदेह प्रकट किया था कि गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक जॉन लॉक हैं। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह स्वीकार करता है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉब्स। हॉब्स है वो अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है, अरस्तु के विचारों को नहीं मानता है। हॉब्स और अरस्तु के अधिकतर राजनीतिक विचार परस्पर विपरीत हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। अरस्तु राज्य के सावयवी सिद्धांत को मानता है एवं आगमनात्मक पद्धति को अपनाता है। वह राज्य को परिवार की तरह एक स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि हॉब्स है वो यांत्रिक भौतिकवादी है। वह अणु को सर्वाधिक महत्व देते हुए विश्व को यांत्रिक मानता है। वह राज्य को स्वभावतः निर्मित न मानकर संविदावादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हॉब्स अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? कार्ल पॉपर ने, कार्ल फ्रेडरिक ने, हन्ना आरेंट ने, जैकब टॉलमोन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैकब टॉलमोन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। घोर व्यक्तिवाद से प्रारंभ होकर रूसो के दर्शन की परिणति समष्टिवाद में होती है। स्वतंत्रता और जनतंत्र का पुजारी होते हुए भी वह रोबेस्पियर जैसे निरंकुशवादियों का आदर्श बन जाता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। क्यों? सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अधिकार से कर्तव्य भी शामिल होते हैं। सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है। व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। इसीलिए
हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, न कि अधिकार। हॉब्स ने अधिकारों को केंद्र बिंदु नहीं माना है, सत्ता को केंद्र बिंदु माना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? प्लेटो, हॉब्स, रूसो, ग्रीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो। रूसो है वो लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जीन जैक्स रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक, वह जनेवा स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था, जहां उसके पूर्वज 16वीं शताब्दी से बसे हुए थे। लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। जे.एस. टोलमोन ने रूसो को 20वीं शताब्दी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत कहा है। जे.एल. टोलमोन ने रूसो को 20वीं शताब्दी का सर्वाधिकवाद का बौद्धिक अग्रदूत कहा है। आपका अगला सवाल, हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया? कुलीन तंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र, अधिनायक तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिनायक तंत्र। हॉब्स ने अपने चिंतन में अधिनायक तंत्र की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया था। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत निरंकुश राजतंत्र की संकल्पना दी थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? जी.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का, जॉन लॉक का, रूसो का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूसो का। यह कथन रूसो ने कहा था कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन रूसो का है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? सुकरात ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने, जे.एस. मिल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने संपत्ति को स्वाभाविक माना है। अरस्तु का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति सबसे अधिक आवश्यक है। वह निर्जीव तथा सजीव दोनों को संपत्ति की श्रेणी में रखता है। अरस्तु संपत्ति को श्रेष्ठ मानता है। व्यक्ति का विकास होगा तो संपत्ति होगी, उसी का अधिक विकास होगा। वह निर्जीव और सजीव दोनों को संपत्ति की श्रेणी में रखता है। आपका अगला सवाल, कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैव व्यक्तिवाद अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए और व्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वह बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? एम.एन. रॉय ने, रूसो ने, हॉब्स ने, मैकियावेली ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने धन संपत्ति की तुलना एक महिला से की है। मैकियावेली ने मनुष्य के धन लोलुप स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भुला पाते हैं। अतः मैकियावेली ने धन की तुलना महिला से की है। आपका अगला सवाल, राजनीतिक विचारक जिन्होंने
पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, वो किसने किया था? मैकियावेली ने, टी.एच. ग्रीन ने, प्लेटो ने, रूसो ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। 1532 में लिखी गई मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस में उन्होंने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। द प्रिंस में किया था, द प्रिंस। आपका अगला सवाल, रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक कौन है? अरस्तु, एक्विनास, संत ऑगस्टाइन, मैकियावेली? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्विनास। एक्विनास है वो रूल ऑफ प्रिंसेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। सरप्राइज के राजाओं और राजकुमारों के राजस्व सिद्धांत एवं कार्यों के वर्णन हेतु थॉमस एक्विनास ने रूल ऑफ प्रिंसेस नामक ग्रंथ लिखा था, जिसका मूल नाम था डी रेगेनो एंड रेगन साइप्री। रूल ऑफ प्रिंसेस पुस्तक का मूल नाम था डी रेगेनो एंड रेगन साइप्री, डी रेगेनो एंड रेगन साइप्री। आपका अगला सवाल, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मैकियावेली को युग का शिशु कहा जाता है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ था? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि लेकिन क्वेश्चन का भाषा चेंज होके आ रही है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है लेकिन इसकी भाषा चेंज है। इसमें पूछा है कि राजनीति दार्शनिक सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। वो भी किस पुस्तक में किया था? अपनी द प्रिंस में किया था। अपनी द प्रिंस नामक पुस्तक में मैकियावेली ने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली को रुचि नहीं थी? शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे संरक्षित की जाती है? कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं? सरकार मजबूत कैसे बनती है? स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं, यह मैकियावेली की रुचि में शामिल नहीं था। आपका अगला सवाल, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? मैकियावेली, बोंदा, होब्स, लॉक? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होब्स। होब्स है वो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। आपका अगला सवाल, मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, हीगल ने, कार्ल मार्क्स ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीगल ने। आपका अगला सवाल,
निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने ही चाहिए। निम्नलिखित में से वे किसके पक्ष में नहीं थे? चतुराई, बेहिचकमर्जी, साहस, क्रूरता, दया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, दया। मैकियावेली के शासक के गुण बताए थे, उनमें दया शब्द को शामिल नहीं किया था। उनमें चतुराई को शामिल किया था, शासक में बेहिचक मर्जी होगी, शासक में साहस होगा, क्रूरता होगी, लेकिन उसमें दया नहीं पाई जाएगी। दया शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आपका अगला सवाल, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? मैकियावेली ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शासक को गैर नैतिक होना चाहिए, इमोरल होना चाहिए, शासक को इमोरल होना चाहिए। यह कथन मैकियावेली ने कहा था। मैकियावेली के अनुसार राजा को साम, दाम, दंड और भेद चारों उपायों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों उपायों को राजा को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शेर एवं लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। राजा में शेर एवं लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। अतः आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता का प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो क्रूरता का भी प्रयोग करना चाहिए। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, बेहेमोथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेहेमोथ। बेहेमोथ है वो मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है। मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी, डिस्कोर्सेज लिखी थी, द आर्ट ऑफ वार लिखी थी, लेकिन बेहेमोथ है वो मैकियावेली ने नहीं लिखी थी। बेहेमोथ पुस्तक बेटरफील्ड ने लिखी थी। बेहेमोथ है वो बेटरफील्ड ने लिखी थी। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।